वॉइस ऑफ मानवता में दुनिया के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर हम ज्वलंत मुद्दे के साथ आपके सामने प्रस्तुत हैं। हमें गौतम राणे सागर आपको दिखाएंगे आईना सच का। वॉइस ऑफ मानवता सिर्फ तीन चीजें दिखाता है, तीन के अलावा न इधर जाता है न उधर जाता है, और तीन चीजें हैं सच, सच और सिर्फ सच दिखाता है। सच के लिए जीता है, सच के लिए जीता है, सच के लिए लड़ता है, और जरूरत पड़े तो सच के लिए ही मरना भी पसंद करता है। आज जिस मुद्दे पे बात करेंगे उस मुद्दे ने दुनिया को तो व्यवसाय दिया है कि नहीं दिया है, ये तो बात की बात है, उस पे बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन भारत को लगता है कि उसने भारत को बड़े पैमाने पर व्यवसाय उपलब्ध कराया है। आज का जो मुद्दा है वो मुद्दा सरकार की नाक में नकेल कसने के लिए पर्याप्त होगा, और सरकार जो गहरी निद्रा में, चिर निद्रा में सोई पड़ी है चादर तान करके, ये मुद्दा, ये बहस निश्चित तौर पे उस चादर को उधेड़ करके रखने का काम करेगी। हम मुद्दे पे बात कर रहे हैं कोरोना महामारी या व्यवसायिक यारी। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये व्यवसायिक यारी हो सकती है, महामारी नहीं, क्योंकि महामारी से लड़ा जाता है, महामारी से सौदे नहीं किए जाते। सबसे पहला सौदा उभर करके आता है, एक एंटीबॉडी आती है चाइना से मैट्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड जो सप्लाई करता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को एंटीबॉडी, वो 245 रुपए में खरीदी जाती है, और आईसीएमआर उसको 600 रुपए में रिकमेंड करता है कि आप 600 रुपए में बेच सकते हैं। ये देश जानना चाहता है कि ये 355 रुपए का जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कहां जा रहा है। बकायदा रेयर मेटाबॉलिक्स लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड के जरिए इसे बेचा जाता है, और ये कहा जाता है कि ये आया कहां से, मैट्रिक्स लैब ने, वो सप्लाई मिलती है मैट्रिक्स लैब को, और ये जो खरीदा जाता है एंटीबॉडी वो खरीदा जाता है जोंगजाओ वोनफो बायोटेक से। जब ये देखा गया, दिल्ली हाई कोर्ट में ये मामला आया, उभर करके मामला आया, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने ये पाया कि जो कंपनी ने खरीदा है इसको, उसे तो लाइसेंस ही नहीं है इंपोर्ट करने का, एक्सपोर्ट करने का, उसके पास लाइसेंस ही नहीं है। और मजे की बात यह है कि ये कंपनी भी उसी गुजरात की है जिस गुजरात की एक कंपनी ने वेंटिलेटर्स बनाए थे, और वो वेंटिलेटर्स 1 लाख रुपए में बेचे जा रहे थे। उस कंपनी का इतिहास ये रहा कि उसने 2000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री केयर फंड में डोनेट किया था। तो ये समझने की जरूरत है, ये जानने की जरूरत है, क्या कोरोना वास्तविक तौर पे महामारी है या फिर व्यवसायिक यारी के जरिए चल रहा है। सबसे ज्वलंत बात एक और हम आप सभी से चर्चा में शामिल करेंगे, वो विषय है आरोग्य सेतु ऐप। आज इसको इसलिए शामिल कर रहे हैं, इस चर्चा में शामिल करने जा रहे हैं, क्योंकि जो आज पूरी तरह से लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3, लॉकडाउन 4 चल रहा था, अब उसको अनलॉक 1 शुरू हो गया। जब 436 हमारे यहाँ कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, तब लॉकडाउन शुरू हुआ, और आज 2.5 लाख से ऊपर कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, तो अनलॉक शुरू हो रहा है। ये गेम आखिर है क्या? इस गेम को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि आरोग्य सेतु ऐप का गेम क्या है। क्या कहता है आरोग्य सेतु ऐप?
गवर्नमेंट दावे करती है कि आरोग्य सेतु ऐप अगर आप अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर लीजिए तो कोरोना पॉजिटिव आपकी पकड़ में आ जाएगा। और जबकि अगर इस तरह की बात सत्य थी, इस तरह के दावे में मजबूती थी, आधारभूत मजबूती थी, तो ये बात स्वास्थ्य मंत्रालय को कहना चाहिए था। स्वास्थ्य मंत्रालय इस बात से पल्ला झाड़ रहा है कि हमने ये दावा नहीं किया कि आरोग्य सेतु ऐप अगर डाउनलोड कर लिया जाए तो कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति को पहचाना जा सकता है। अब हम प्रश्न इसी पे लेकर के आएंगे कि अगर आरोग्य सेतु ऐप में ये क्षमता है कि वो कोरोना पॉजिटिव को पहचान सकता है, तो फिर 4600 रुपया कोरोना टेस्ट के लिए क्यों लिए जा रहे हैं? अगर ये सरकार कोरोना से लड़ने का काम करती तो जो कोरोना की जांच के नाम पे 4600 रुपए लिए जा रहे हैं, जांच के नाम पे वो पैसे न वसूले जाते, वो देश के नाम पे फ्री जांच कराई जाती। और फ्री जांच अगर नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये लगता है कि ये कोरोना से महामारी नहीं, ये कोरोना व्यवसायिक यारी है। इसी पे हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और चर्चा को लेकर के आएंगे। एक चर्चा और हम आपके बीच में शामिल करेंगे कि डॉक्टरों को कहा गया, मेडिकल स्टाफ को कहा गया, ये कोरोना वॉरियर है। बकायदा सेना के हेलीकॉप्टर से उनके ऊपर फूलों की वर्षा की गई। जब फूलों की वर्षा की गई, कोरोना वॉरियर घोषित किया गया, तो एक भी डॉक्टर को ये अधिकार क्यों नहीं आपने दिया कि वो प्रेस्क्राइब करे कि कौन सी दवा डॉक्टर मरीज को देगा और कौन सी दवा नहीं देगा। और आज जितने भी डॉक्टर्स हैं वो दवा सिर्फ उनको डिसाइड है कि कौन सी दवा देनी है, कौन सी दवा नहीं देनी है। क्लोरोक्विन डिसाइड है कि देनी है कि नहीं देनी है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बकायदा डिसाइड कर रखा है क्लोरोक्विन देना है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन देना है, लोपिनेविर देना है, रेटोनेविर देना है। और इससे काम नहीं बनता तो लोपिनेविर, रेटोनेविर विद इंटरफेरॉन बेटा 1A आपको देना है। और अब जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है उसने ये कहा है कि रेमडेसिविर भी रिकमेंड की जाए, लेकिन अभी WHO ने रिकमेंड नहीं किया। जब दवा डिसाइड करना है WHO को, तो फिर डॉक्टर कोरोना वॉरियर क्यों हो गए? और फिर कोरोना वॉरियर जब आप नाम दे रहे हैं तो उनको युद्ध तो लड़ने दीजिए। कोरोना ही अगर हमारा दुश्मन है तो युद्ध तो लड़ने दीजिए। तो इस बात को समझने के लिए हम आपके अपने पैनलिस्टों से, भाई साहब मानवता के पैनलिस्टों से आपका परिचय कराएं। सबसे पहले हमारे बीच में योगेंद्र कुमार नीरज जी उपस्थित हैं। सामाजिक सरोकार में बड़े हस्ताक्षर के रूप में आपकी पकड़ है, बड़ी बारीकी से, बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। डॉक्टर दुर्गा प्रसाद यादव जी जो भूगोल शास्त्र के ज्ञाता हैं, काफी लंबे समय तक इन्होंने अध्यापन का काम किया है। इनकी भी इन सारी चीजों पे बड़ी पकड़ है, बड़े कर्मठता से सारे ज्ञान अर्जित करते रहते हैं, लोगों को पढ़ते रहते हैं। और तीसरे हमारे साथी अनिल सिंह राणा जी, जो अवध विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष हैं, हमारे युवा साथी है, बड़े होनहार साथी हैं। अब हम सबसे पहले आप सभी को शामिल करते हैं और शामिल करते हुए आज हमारे पास कार्यक्रम के अनुसार पहला राउंड जो हम लेके आएंगे, 3-3 मिनट में सभी हमारे पैनलिस्टों को अपनी बात रखनी है। पहली बात हम लेकर के आ रहे हैं आपके पास योगेंद्र कुमार नीरज साहब। हम ये पूरे दुनिया के दर्शक ये समझना चाहते हैं कि वास्तव में ये आरोग्य सेतु है क्या वह कोरोना को डिटेक्ट करने का ऐप है या अपने आप को डिटेक्ट कराने का ऐप है? नीरज जी। That is, in fact,
आरोग्य सेतु ऐप एक ऐसा ऐप है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने सोर्स से लॉन्च किया था, अपने तहत लॉन्च किया। ये ऐप ऐसा नहीं है कि कोरोना से संक्रमित व्यक्ति की पूरी सूचनाएं दे देगा। इसमें उस ऐप को खोलने के बाद से आपको डेटा भरने पड़ते हैं, वो सेल्फ डिमांड करता है, और वो भरने के बाद से जो सिम्टम्स फील हैं कि कोरोना के व्यक्ति में ये लक्षण पाए जाने चाहिए, यदि उससे मैच कर जाता है तो वो सेल्फ डिटेक्ट कर देता है कि ये कोरोना पॉजिटिव। एक इंस्टेंस में बताऊं, इस तरह का वाकया अभी कुशीनगर जनपद में हुआ, और वहां पे एक बच्चे ने इसी तरह से सारी की इंफॉर्मेशन भरी, और थोड़ी देर में सारा का सारा प्रशासनिक अमला उसके घर पे था। तो कुल मिलाकर के ये कोरोना ऐप जो है, इसकी जो रिजल्ट्स है या इसकी जो उपयोगिता है वो संदिग्ध है और सतही है। दूसरी चीज, इसमें फीडेड डाटा के अनुसार इसको पायरेसी के तहत सारे के सारे आपके पर्सनल डाटा को कैरी ऑन किया जा सकता है दूसरी जगह पर। इसका एक भय भी है, यही कारण है कि विपक्ष के नेताओं ने भी इसके ऊपर आवाज उठाई। जहां तक कोरोना से संक्रमित व्यक्ति को करके यूज किया जाए, ऐसा कुछ नजर नहीं आता। ये एक मिथक ही है, और इस तरह के ऐप आने के बाद से मंशा क्या है गवर्नमेंट की ये तो पता नहीं, परंतु इससे एक विरोधाभास जरूर पैदा हो जाता है, और एक ऊहापोह की दौड़ मच जाती है कि एक डाटा अगर फीड कर दिया गया तो पता चला कि कोरोना से संक्रमित व्यक्ति हमारे पास है। तो कुल मिलाकर के ये ऐप जो है एक संदिग्ध ऐप है, और इसकी कोई उपयोगिता हमें नजर नहीं। जी जी नीरज जी, अनिल सिंह जी आपके पास हम आ रहे हैं और ये समझना चाहते हैं कि नीरज जी ने कहा ये सतही है, तो क्या ये सरकार भी सतही लड़ाई लड़ रही है कोरोना से, संदिग्ध लड़ाई लड़ रही कोरोना से? अनिल जी। जी, निश्चित तौर पर कोरोना की जो लड़ाई सरकार लड़ रही है, ये संदिग्ध तौर पर ही लड़ रही है। जो ऐप सरकार ने लोड किया है आम जनता के लिए, देश के लिए, कोरोना से इसका कोई लेना देना नहीं है। और जो वास्तविक लड़ाई लड़नी चाहिए, जो वास्तविक जंग है, जैसे आपने शुरू में कहा कि जब 400 मरीज थे, 400 लोग पीड़ित थे, 400 लोग संक्रमित थे, तब सरकार ने उस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। जब आज 2.5 लाख से ऊपर ये सीमा जा रही है, तो पूरे मार्केट को, पूरे शहर को, आम लोगों को उनके हाल पर, उनकी परिस्थितियों पर छोड़ दिया जा रहा है, और ये जुमला दिया जा रहा है कि कोरोना के साथ जीना है और कोरोना के साथ रहना है, और इसको एक दिनचर्या मान करके हमें उसी के बीच में रहना है। सरकार एक ऐसा माहौल बना करके आम जनमानस में और देश के जी, अनिल जी की आवाज हमें जहां पे दिखाई दे रहा है, जो परिस्थितियां आ रही हैं सामने, जो परिस्थितियां देश के सामने आ रही हैं, आने वाले कुछ दिनों में, बहुत कम दिनों बचे हुए हैं, कि आपको एक डाटा की जानकारी नहीं होगी कि किस जिले में कितने कोरोना संक्रमित हैं और किस जिले में कितने संक्रमित नहीं हैं। ये सरकार ने अपने अधिकारियों को निर्देश दे रखा है कि जो वास्तविक तस्वीर हो वह देश की जनता के सामने न आए। तो पूरी तरह से सरकार जनता को गुमराह कर रही है, और इनके ऐप से और कोरोना से कोई लेना देना नहीं। जी अनिल जी, डॉक्टर साहब आपके पास आ रहे हैं, यही समझना चाहते हैं, सतही और संदिग्ध लड़ाई लड़ी जा रही है। जब 436 मरीज थे तब लॉकडाउन किया गया, और 2.5 लाख मरीज हैं तो अनलॉक किया जा रहा है, और जो जो चीजें अनलॉक की जा रही है उसमें ये अनिवार्य किया जा रहा कि आरोग्य सेतु ऐप आपको डाउनलोड करना होगा, तभी आपको एंट्री मिलेगी। ये संबंध क्या उजागर करता है डॉक्टर दुर्गा प्रसाद जी? राणे साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि इन सब बातों को, कुछ भी बात कहने से पहले
हमें सरकार की मंशा भी जान लेनी जरूरी है कि सरकार की वास्तव में मंशा क्या है। जैसे कि आपने कहा कि जब 455 केस थे तो लॉकडाउन किया गया और आज 2.5 लाख के आसपास केस हैं तो लॉकडाउन 1 किया जा रहा है। हमें सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि कोरोना है क्या और कोरोना आया कैसे इस देश में, आया कि लाया गया। अगर कोरोना इस देश में होता, इस देश के वातावरण में फला फूला होता, तो ये माना जा सकता था कि भाई इसमें इसकी विफलता और इसकी सक्रियता के पीछे सरकार की विफलता या सफलता है। लेकिन सबको पता है कि ये भारतवर्ष में कोरोना पैदा नहीं हुआ, ये चाइना से शुरू हुआ। इसका प्रस्फुटन जो कह लीजिए, इस बीमारी की शुरुआत चाइना से हुई और जब 30-31 जनवरी को आपको पता चल गया आपके देश में भी एक मरीज आ गया कोरोना से, तो जैसे विदेश के, विश्व के सारे देशों ने लगभग अपने वहां इंटरनेशनल लेवल पर बाहर से आने वाले लोगों को प्रतिबंधित किया या जो लोग आ रहे थे उनको क्वारंटाइन किया, उनकी जांच किया और जो लोग संदिग्ध पाए गए उनको अलग से क्वारंटाइन करके उनके लिए विशेष चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराई गई। उस समय भारतवर्ष में क्या हो रहा था? भारतवर्ष में उस समय हो रहा था कि राजनीतिक गतिविधियां चालू थी। मध्य प्रदेश में सरकार बनाई बिगाड़ी जा रही थी, नमस्ते ट्रंप किया जा रहा था। आप देख लीजिए कि जब आप प्रतिशत में देखेंगे तो मृत्यु का दर सबसे ज्यादा उन्हीं जगहों पर है जहां ट्रंप साहब के पांव पड़े थे, चाहे अहमदाबाद हो, चाहे आगरा हो, चाहे दिल्ली हो। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं कि शेष बातें तो बाद में, सरकार ने अपनी आर्थिक और राजनीतिक असफलता को छिपाने के लिए कोरोना का आयात किया और पूरे देश में कोरोना से इतना भय पैदा कर दिया कि अब एक दूसरे से संपर्क में आने से लोग डर रहे हैं। जहां तक आरोग्य सेतु का मामला है, एक बीच में एक न्यूज आया था कि मिलिट्री के लोगों ने, अधिकारियों ने यह कह दिया कि जो सीमा पर जवान तैनात हैं उन्हें इस सेतु को लोड नहीं करना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि उस सेतु ही संदिग्ध है और उस सेतु के माध्यम से आपकी जासूसी की जा सकती है। आप कहां हैं, क्या कर रहे हैं, आपकी परिस्थितियां क्या हैं। अभी एक न्यूज कल हमने पढ़ा कि एक ये जो पेटीएम है, पेटीएम को अपने अंबानी साहब ने कुछ प्रतिशत हिस्सा खरीदा था और उसको पुनः ज्यादा फायदा लेकर के चीन को बेच दिया। आज हम पेटीएम का उपयोग कर रहे हैं, वो चीन का पेटीएम हो गया है। मेरे कहने का तात्पर्य इतना ही है कि आरोग्य सेतु ऐप सरकार का आपकी पर्सनल लाइफ को एक तरह से क्या कह सकते हैं उसको, आपके पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, आपकी जो स्थिति है उसको जानने का एक ऐप है, जिसके माध्यम से अभी कुमार साहब ने बताया कि उसमें जो डाटा भरा जाता है वही सरकार को पता चलता है। जब हम उस डाटा को किसी के बारे में भरेंगे नहीं तो सरकार को पता नहीं चलेगा, सिर्फ जो आरोग्य सेतु ऐप लोड किया है सिर्फ उसके बारे में पता चलेगा। तो सरकार की सबसे बड़ी अपनी विफलताओं से ध्यान हटाने के लिए, और दूसरी बात जो आपने कहा कि व्यावसायिक दृष्टि से अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए ये कोरोना को भारत में आयातित किया गया और इससे सबसे ज्यादा नुकसान जो होने आने वाले दिनों में होने वाला है वो कामगार समाज का, किसानों का, वीकर सेक्शन का, देश के 85% लोगों का, सबसे ज्यादा जो कमजोर लोग हैं उनको नुकसान होने वाला है। उसका नुकसान तो हो चुका है डॉक्टर साहब, चूंकि बस उस पर असर आना बाकी है। अभी जब आने वाले 2 महीनों में राणे साहब और ज्यादा नुकसान होने वाला है। जी 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 डॉक्टर साहब, मैं वही कह रहा हूं कि नुकसान तो उसका हो चुका है, बस उसका रिजल्ट आना बाकी है। कोई चीज नुकसान हो जाता है, रिजल्ट आने में 2-3 माह 4 महीना लगता है। अभी वो चूंकि शहरों से भगाए गए हैं,
भाग के आए नहीं है बल्कि भगाए गए हैं। सरकार अगर चाहती, जब बार बार ये दावे कह रही है, उनके कागज जो सुहाने, उनके फाइलें जो सुहानी लग रही है कि सबको पूरी तरह से रहने की व्यवस्था दी गई और सबके खाने की व्यवस्था दी गई। अगर ये सब कुछ हुआ होता तो कोई भी मजदूर वहां से घर वापस आने को तैयार नहीं था। तो नीरज साहब, हम ये समझ रहे हैं कि एक पेपर हमारे पास है, जो पेपर पहले ही कह रहा था कि 2017 से नागालैंड के मियामी में एक जांच चल रही थी। और ये पेपर हम आपके सामने इसलिए करना चाहते हैं कि ये सरकार इनकार नहीं कर सकती, क्योंकि इसकी जांच बकायदा कराई गई नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इसकी जांच हुई। और ये प्रमाण बकायदा इसको इसलिए कह रहे हैं कि सरकार इनकार इस बात से नहीं कर सकती। उसे नहीं पता था कि जिस पैथोजन को चुरा करके चाइना कनाडा से लाया था और वहां अमेरिका से लाया था, उस पैथोजन की चेकिंग, उस पैथोजन की जांच, उस पैथोजन पर रिसर्च नागालैंड के मिमी ग्राम में चल रहा था। 98 आदिवासियों पे उसको इंजेक्ट किया गया और उसके असर को देखा गया। इसके बाद वुहान से जाकर के ये लीक हुआ है। तो ये तो साजिश बहुत पहले से चल रही थी, इसकी जांच यही चल रही थी। और बकायदा ये 15 साइंटिस्ट ऐसे थे जो साइंटिस्ट इसमें लगे हुए थे इस जांच में। एक सबसे पहले तो चाइना का हमने जिक्र कर दिया कि यहाँ जो साइंटिस्ट थे वो वुहान के साइंटिस्ट थे, सिंगापुर के साइंटिस्ट थे, इंडिया के साइंटिस्ट थे और अमेरिका के साइंटिस्ट थे बकायदा। इसके बाद इस जांच की जब रिपोर्ट आ गई तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस जांच की रिपोर्ट को खुलासा नहीं करने दिया, दबा करके रख दिया। तो ये सारी चीजें ऐसी स्थिति में हम फिर आपसे समझना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में कल एक बात और आपसे कह दें कि ऑलरेडी एक जो हैदराबाद की संस्था है, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इसने पहले ही बता दिया कि खास तौर से जो पैथोजन यहाँ है जिससे कोरोना बनाया गया है, कोरोना कोविड-19 नाम उसका दिया गया है, उसको उसने बताया द मोस्ट रिसेंट कॉमन एंसेस्टर्स। जो ये जो कोरोना है, इसके एंसेस्टर तो 19 नवंबर से ही मौजूद थे इंडिया में और तेलंगाना में मौजूद थे, वो भी वुहान से संबंध रखते थे। तो गवर्नमेंट किस चिर निद्रा में सोई थी और आज कह रही कि कोरोना आया, इस महामारी से हमें लड़ना है। नीरज साहब। राणे साहब, कोरोना वास्तव में कोई ये नया एलिमेंट या नया बैक्टीरिया, नया वायरस नहीं है। ये वायरस ऑलरेडी भारत में मौजूद था और इस तरह से अन्य देशों में भी मौजूद था। आपको ये ध्यान देंगे तो ये इंटर की पुस्तकों में ये बताया गया था कि ये स्लाइबा में पाया जाता है और खांसी जुकाम में प्रभावी हो जाता है, लेकिन इसकी मारक क्षमता वो नहीं थी। इसके साथ इसकी अन्य प्रजातियां जो कि चाइना के वुहान से या अन्य देशों से जब इसके बारे में रिसर्चेज की गई तो कुछ अन्य प्रजातियां आई और आज की डेट में इसकी 8-9 ऐसी प्रजातियां आ चुकी हैं वायरस की जो ज्यादा घातक हैं और वो किसी भी मनुष्य की बॉडी में इम्यूनाइजेशन को ध्वस्त करने में सक्षम है, जो कि ये पहले नहीं था। ये एडवांस स्टेज में आ चुका है। ये तो रही बात इस वायरस की। सेकंड थिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो भी मोटिव रहा हो, इन्होंने इस तथ्य को छिपाया जो नागालैंड में आपने अभी बताया। दूसरे, चाइना ने भी इसके रिसर्च के बाद से उसको घातक पाया और उसको फैलाया या नहीं फैलाया, ये बहुत सारा एक अपने आप में प्रश्न है। कुछ फार्मास्यूटिकल्स कंपनियों को भी ये दोष दिया जाता है कि उन्होंने अपनी मार्केटिंग के लिए कोरोना वायरस को प्रोजेक्शन किया। बट
इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम अगर ये देखते हैं तो यहाँ पर ये जो आया कोरोना, चर्चा में पहले भी आया है कि विदेश से आने वाले जो प्रवासी भारतीय थे उनके द्वारा आया, और इस देश में जनवरी में जब इसको पता चल गया था तो गवर्नमेंट को वहां से अपने स्टेप्स इनिशिएट करने चाहिए थे सुरक्षात्मक, परंतु गवर्नमेंट दूसरे कार्यों में व्यस्त रही, सरकार बनाना, धार्मिक मुद्दे, मॉब लिंचिंग एटसेट्रा एटसेट्रा। गवर्नमेंट ने एक बहुसंख्यक समुदाय को, जो भारतवर्ष का लगभग 85% है, और वो इससे संक्रमित हो जाएगा तेजी के साथ, इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। उसे यूं लगा कि सत्ता में रहते हुए एक विशेष क्लास को, एक जो सेगमेंट है उसी को हमें ध्यान देना चाहिए। स्थितियां ये हुई कि बाहर से आए हुए जो आगंतुक थे, जो यात्री थे, उन्होंने शनैः शनैः इसको देश में फैलाना शुरू किया। इसकी तोहमत मढ़ी गई तेजी के साथ, जब इसका रूप विकट होता गया तो इसकी तोहमत तबलीगी जमात पर मर दी कि साबित तबलीगी जमात के लोग थे और इन्होंने मौत फैला। गवर्नमेंट को जो एक्शन लेना चाहिए था कि जनवरी से वे प्रिकॉशंस लेते, अपने एक बड़े वर्ग को जो इससे कि कम्युनिटी में रहता है और छोटे एरिया में रहता है, जहाँ पे एक दूसरे से डिस्टेंस का कोई प्रॉपर उनके पास स्पेस नहीं है, वहां पर इनको ध्यान देना चाहिए था, लेकिन वो नहीं किया गया। स्थितियां कमोबेश फरवरी के लास्ट तक आते आते जब ये लगा कि ये कंट्रोल से बाहर है, तो अचानक सरकार ने जो है अपनी मंत्रणा करके जनता कर्फ्यू इम्पोज कर दिया। उसके तुरंत 3 दिन बाद आपका लॉकडाउन फर्स्ट आया। लॉकडाउन फर्स्ट के पहले इनको जो प्रिकॉशंस लेने चाहिए था कि जो भी मजदूर फंसे हुए अंतर प्रांतीय बस्तियों में, वहां पर उनके खाने पीने के रहने की सुचारू व्यवस्था होती। दूसरे, इस पीरियड में जब लॉकडाउन हो रहा है तो उनकी फूडिंग का, उनके प्रॉपर मेडिसिन का, प्रॉपर चेकअप का ध्यान देना चाहिए था, जिससे बिट्टी कर गई होगा। इसके नाम पर इसने पैसों का दोहन शुरू कर दिया है। इट स्टार्टेड राइट फ्रॉम फर्स्ट लॉकडाउन। ये ऑलरेडी पीएम रिलीफ फंड बना हुआ था, उसको डेविएट करके इन्होंने पीएम केयर फंड का इजाद किया, और लेटर ऑन स्टेज में इसमें बहुत पैसे जमा हुए, और यहाँ से इनकी कोरोना की आड़ में एक दूसरी अपनी पारी शुरू हुई, वो थी वित्तीय अनियमितता। ये इतना ही नहीं, इन्होंने इसी बीच में फेक डिक्लेरेशन की उन मजदूरों के लिए कि उनको फूडिंग दी जा रही है प्रॉपर, मकान मालिकों को कह दिया गया है 3 महीने का किराया लेंगे, फैक्ट्रियों को कह दिया है कि अपने यहाँ शेल्टर बना के केयर करेंगे, बट इट वाज ओनली अ जुमला, और ये केवल प्रचार। एग्जैक्टली नीरज साहब, इट इज जुमला, ये जुमला ही चल रहा है। तो हम आपको समझने की कोशिश करेंगे। इसमें एक चीज जोड़ते हुए अनिल जी आपके पास आ रहे हैं कि ये सच कह रहे थे कि कोरोना तो पहले से ही हमारे जो बुक्स थे, टेक्स्ट बुक से, उसमें उपलब्ध था, कोरोना का जिक्र किया गया था, और जो भी लड़के बायोलॉजी इंटर तक पढ़े होंगे उनको बकायदा ये पता था कि बायोलॉजी में कोरोना पढ़ाया भी जाता था। ये अभी नीरज साहब बता रहे थे कि ये खतरनाक क्यों हुआ, क्योंकि जब ये रिसर्च किया गया तो उस कोरोना के वायरस में एचआईवी के वायरस को ऐड किया गया, जिसकी वजह से ये खतरनाक हुआ है। अगर दोनों वायरस ऐड न किए गए होते तो शायद ये खतरनाक नहीं हो पाता। हम आपसे समझना चाहते हैं कि सरकार जो ये अभी जब इतने केसेस बढ़ रहे हैं, इसके बाद वो सारी चीजें खोल रही है, तो क्या सरकार ये कह रही थी कि हम लॉकडाउन इसलिए कर रहे हैं कि मुझे वायरस के चेन को तोड़ना है? जब वायरस का चेन टूट गया तो फिर इतनी संख्या में लोग पॉजिटिव क्यों पाए जा रहे हैं? और जब पॉजिटिव पाए जा रहे हैं तो आप क्यों सारी चीजें खोल रहे हैं? अनिल जी, क्या गेम है इसके पीछे? अनिल जी, आवाज आ रही है? हेलो अनिल जी, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? थोड़ा क्लियर नहीं आ रही। आप फिर से पूछिए, क्या आपने पूछा है?
तो हमने ये कहा था कि अभी नीरज जी कह रहे थे कि कोरोना का जिक्र तो हमारे पाठ्यक्रम में बहुत पहले से है। जो लड़के बायोलॉजी या जूलॉजी पढ़ते रहे हैं वो सारे के सारे उनको पता है, उन्होंने पढ़ा है। ये इतना खतरनाक नहीं था। तो इतना खतरनाक ये क्यों बना? तो इतना खतरनाक बनने के पीछे लॉजिक ये है कि कोरोना का वायरस और प्लस HIV के वायरस को दोनों को सम्मिलित किया गया है, जिसकी वजह से ये इतना खतरनाक बना। हमारे देश के प्रधान सेवक जब ये कह रहे थे कि हम कोरोना वायरस के चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन कर रहे हैं, जब लॉकडाउन के जरिए चेन टूट गया था तो इतनी संख्या क्यों कोरोना से पीड़ितों की बढ़ रही है? और जब संख्या बढ़ रही है तब ये सारे माल वगैरह खोलने के पीछे का गेम क्या है? अनिल जी, इसको थोड़ा और हम राणे साहब पहले जाएंगे। जब कोरोना का लॉकडाउन सरकार ने शुरू किया, पहला लॉकडाउन, जिस दिन उन्होंने थाली बजवाया 22 तारीख को, 22 मार्च को, और अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि जब व्यवस्था देनी चाहिए थी, लोगों को इनको घर पहुंचाना चाहिए था, तब देश की जनता का या इस पूरे देश को बिना विश्वास में लिए जिस तरह से इन्होंने एक बैग आकर के इस देश में नोटबंदी का काम लागू किया था, वैसे बिना किसी मुख्यमंत्री के या देश में किसी को बिना सूचना दिए या देश को बिना विश्वास में लिए प्रधान सेवक जी ने 22 तारीख को देश के लोगों से, जिससे कोई लेना देना नहीं था, सबसे पहले इन्होंने थाली बजवाई। देश से पूरे थाली बजवाने का काम किया। उसके बाद 24 तारीख को इन्होंने एक बैग आकर के घोषणा की कि देश में को संपूर्ण कर्फ्यू के माध्यम से देश को जो है कोरोना को रोकने के लिए, कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी। 13 तारीख को होली थी। जो लोग अपने घर पे आए थे वह लौटकर अपने काम पर, अपनी जगह पर जा चुके थे। और 24 तारीख को जब इन्होंने घोषणा की कि 25 तारीख से देश संपूर्ण लॉकडाउन की तरफ जाएगा और कोरोना का जो चैन है वह लॉकडाउन करने से टूट जाएगा, इन्होंने अनवरत 2 महीने तक, लमसम 40 दिन तक कोरोना को जो है देश को लॉकडाउन किया। उससे जो गरीब जहां थे वो फंसे रह गए और लॉकडाउन चेन टूटने की बजाय चेन और मजबूत होती गई। जब संख्या हमारी 400 थी, 456 थी जैसा आपने बताया है, और आज 2.5 लाख पहुंच गया है, तो निश्चित तौर पर ये चेन टूटी कहाँ है? ये चेन निरंतर बढ़ती आगे जा रही है और इनके लॉकडाउन से या किसी कार्य के करने से कोई फायदा नहीं हुआ है। पूरी तरह से इसका भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधान सेवक ने इसका व्यवसायीकरण किया है और देश को गुमराह करने का काम किया है। और आज जब स्थिति ये आ गई है कि एक व्यक्ति एक दूसरे से मिलना पसंद नहीं कर रहा, किसी के घर जाना पसंद नहीं कहा, आज देश पूरे भय और भयाक्रांत है, आम नागरिक भय में व्यक्त है कि कब कोरोना की चपेट में हम आ जाएं। और ऐसी परिस्थिति में जब लॉकडाउन की आवश्यकता थी, जब देश को संबल की जरूरत थी, जब लोगों को सरकार की जरूरत थी, तो सरकार ने आज सबको लावारिस छोड़ दिया है और उसके हाल पर छोड़ दिया है। आज मॉल खुलने जा रहे हैं, मंदिर खुलने जा रहे हैं, धार्मिक स्थल खुलने जा रहे हैं। यह समझ से आज परे आ रहा है। जब 400 था तो आपने लॉकडाउन किया, जब 250 आ गया है तो आप क्या करना चाहते हो? इस देश की जनता के साथ क्या करना चाहते हो? इस देश के साथ आप क्या करना चाहते हो? क्या लोगों को जुमला दिखा करके सब कुछ इस देश को बर्बाद करना देना चाहते हो? हमको तो लगता है जी यह सरकार अनिल जी, फिर हम आपको, हो चुकी है। जी सरकार पूरी तरह साहब पूरी तरह से फेल है और लोगों को अपने भाग्य और ईश्वर के भरोसे ही चल करके अपने जान को बचाना है। सरकार के पास अब कोई व्यवस्था नाम की चीज नहीं है, ना सरकार कुछ कर सकती है। और सरकार ने इस देश की जनता से, इस देश के लोगों से, आम लोगों से अपील करके, भावनात्मक अपील करके, जो लोग अपने पास पैसा कौड़ी रखे थे उसको सरकार ने प्रधानमंत्री कोष में दे लिया। और आज स्थिति है उसको भी शो नहीं सरकार कर रही है कि इस देश से उसने कितना पैसा लिया है और देश में कितना पैसा खर्च किया है। आज गरीबों के पास जहां वो लोग अनिल जी फिर हम आपके पास लौट के आ रहे हैं।
हम फिर लौट के आ रहे हैं आपके पास। डॉक्टर साहब आपसे समझना चाहते हैं कि अभी अनिल सिंह जी कह रहे थे कि ये नासमझी भरा कदम है। क्या आपको भी लगता है कि ये नासमझी भरा कदम है? क्योंकि ये देश के और दुनिया के जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं उनका मानना है कि कोई भी कदम भाजपा नासमझी से नहीं उठाती है, पूरे रणनीति के तहत उठाती है, अपनी रणनीति के अनुसार कदम उठाती है और कोई नासमझी में कदम नहीं उठाती। तो ये सब क्या रणनीति के अनुसार हो रहा था? और जो ये व्यवसायिक कोरोना को व्यवसायिक प्रतिष्ठान के रूप में प्रदर्शित किया गया है, वो आपसे ये समझना चाहते हैं कि जब ये कहा गया कि मास्क लगा लीजिए तो आप कोरोना प्रभावित नहीं हो पाएंगे, सैनिटाइजर यूज कर लीजिए आप कोरोना प्रभावित नहीं हो पाएंगे, पीपीई किट यूज कर लीजिए आप जो है कोरोना प्रभावित नहीं हो पाएंगे। तो इन सब यूज करने के बावजूद अगर हॉस्पिटल के लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं तो दो ही बात सामने आती है, या तो ये सारी चीजें उनको उपलब्ध नहीं हुई है या उनको मिला नहीं है, या फिर इसको यूज करने के बाद भी वायरस से कोई बचाव नहीं हो सकता। तो दोनों में इतने ज्यादा डिफरेंसेस जब है, कंट्राडिक्टरी है, तो ये दावे क्यों किए जा रहे हैं कि जो भी घर से निकलेगा वो मास्क लगा के निकलेगा और सैनिटाइजर यूज करेगा? इसके पीछे भी कोई व्यवसाय तो नहीं है? डॉक्टर दुर्गा प्रसाद जी। राणे साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी लोकतांत्रिक सरकार देश में काम करती है, हम ये सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं आखिर उसकी मंशा क्या है, अपने देश के निवासियों के प्रति उसकी सोच क्या है, और क्या लोकतांत्रिक सरकार, चुनी गई सरकार लोकतंत्र से लोकतांत्रिक ढंग से काम भी कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर लोकतांत्रिक ढंग से काम करती तो इस देश में लोकतंत्र का एक ढांचा है, प्रधानमंत्री होता है, बहुत सारे मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, उनकी सबकी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं और उस जिम्मेदारियों का उनको ये कहा जाता है कि ये आपके विभाग की जिम्मेदारी है। अगर आपके विभाग में इससे संबंधित कोई गड़बड़ी होगी तो उसकी रिस्पांसिबिलिटी संबंधित विभाग के मंत्री की होती है। लेकिन क्या आपको अपने देश में ऐसा कुछ नजर आ रहा है? एक व्यक्ति पूरा देश चला रहा है, सारे विभागों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रखा है और उसी का परिणाम यह है कि विभाग के मंत्री को कभी अपने विभाग से संबंधित जवाब देने के लिए कभी तलब नहीं किया जाता, उसकी रिस्पांसिबिलिटी तय नहीं किया जाता। आपको याद होगा पहले जब लोगों के अंदर चरित्र था, लायबिलिटी को समझते थे, तो एक एक्सीडेंट होने पर रेलवे के रेल मंत्री इस्तीफा दे दिया करते थे। और आज स्थिति है इस देश में 71 ट्रेनें रास्ता भटक गई और रेल मंत्री का कोई ट्वीट इस संबंध में नहीं आया, ये सामान्य बात हो गई। दूसरी चीज ये है कि क्या जो सरकार चल रही है उसके पीछे जो संस्था काम कर रही है उसकी मंशा क्या है? क्या उस देश के लोगों को लोग समझते हैं, उनके अधिकारों को समझते हैं, या उन्हें कीड़े मकोड़ों से ज्यादा बदतर समझते हैं, या देश के लोगों को इस लायक कर देना चाहते हैं कि वो सिर्फ जीने को ही और खाने को ही विकास समझें? आज की जो परिस्थिति हो गई है, आप देखिए कि पिछले समय जो योजनाएं बनती थी, मुझे लगता है कि अभी कल परसों पेपर में आरबीआई के गवर्नर का एक स्टेटमेंट आया था। आरबीआई के बहुत सारे गवर्नरों ने इधर इस्तीफा दिया। उसका कारण यह था कि सरकार से उनका तालमेल नहीं था, सरकार की नीतियों से सहमत नहीं थे, इस नाते उन्होंने इस्तीफा दिया। ऐसे व्यक्ति को ले आके आरबीआई का गवर्नर बना दिया गया कि वो सारा आरबीआई का पैसा भी सरकार मांगे तो उठा के देने को तैयार है। उनका स्टेटमेंट परसों आया कि देश की आर्थिक स्थिति खराब है। मैं बाद में जाऊंगा, मैं वही बात को कह रहा हूं, ये जो सरकार का तालमेल है, अब सरकार के लोग भी जो सरकार के एक तरह से बधुआ मजदूर की तरह काम करते थे, वो भी लोग बताने लगे कि सरकार की नीतियां खराब है।
तो जी हम जी जिस डॉक्टर साहब। बात पे डिबेट कर रहे हैं आज यहाँ, हम जिस बात पे डिबेट आज कर रहे हैं वो ये है कि सरकार की मंशा ही इस देश में बहुसंख्यक रहने वाले लोगों के प्रति साफ नहीं है। वो ये चाहते जी हैं कि ये दबे कुचले लोग जब दबे कुचले बने रहेंगे और अपने जीवन को जीने का ही विकास समझते रहेंगे, तो हमने जो वादे किए थे, जो हमारे इरादे थे, अब लोग समझने लगे हैं, तो उनसे ध्यान हटा करके जो हमारी मूल मंशा है हम उसको लागू करने का काम करेंगे। आप देख लीजिए जी जी कि सरकार एक आधा जी मिनट डॉक्टर में साहब अपनी फिर बात लौट खत्म के करता हूँ। डॉक्टर साहब फिर लौट के आ रहे हैं, हम आपके पास फिर लौट के आ रहे हैं। नीरज साहब हम आपके पास आ रहे हैं ये प्रश्न लेकर के कि अभी आप ये बता रहे थे कि अगर किसी ने डाउनलोड किया आरोग्य ऐप तो उसमें पूरे डिटेल भरने पड़ते हैं, और डिटेल में क्या भरेगा? जो कोरोना से पीड़ित व्यक्ति है उसकी ये पहचान है कि उसकी नाक बहेगी, उसके गले में खराश होगा, उसको खांसी आएगी और कभी कभी तेज बुखार हो जाएगा। जबकि स्वाइन फ्लू से पीड़ित व्यक्ति को नाक बहेगी, खांसी आएगी, गले में खराश रहेगा, 104 डिग्री कंटिन्यू उसको बुखार रहेगा, शरीर में दर्द रहेगा, सर में दर्द रहेगा और पूरी तरह से वो दर्द में छटपटाता रहेगा। तो कोरोना ज्यादा खतरनाक था या स्वाइन फ्लू ज्यादा खतरनाक है नीरज जी? देखिए, स्वाइन फ्लू का एक पीरियड था और ये इसका भी कोरोना का एक साइकिल है। उस साइकिल के अनुसार सोचा धीरे धीरे ये भी कम होता जाएगा। और स्वाइन फ्लू के जितने भी थे स्प्रेड जो हुई थी उसका भी इसी तरह से आपने इबोला को सुना था कुछ दिनों, इसी तरह से इन्फ्लुएंजा में बहुत सारे वायरस एक्टिव हो गए। तो ये इनका एक चक्र होता है, लाइफ साइकिल होती है, अकॉर्डिंगली ये खत्म होता है। और ये भी कोरोना भी धीरे धीरे डायल्यूट होकर फैला। और अभी फिलहाल जो सिम्टम्स की बात है वो सिम्टम्स जो सामान्य खांसी में सर्दी बुखार में लोगों को होते हैं वही सिम्टम है इसके। यही कारण है कि कोरोना इन्फेक्टेड व्यक्ति को जल्दी ट्रेस आउट नहीं हो पाता और उसको जो स्लाइवा लेकर के टेस्टिंग करनी पड़ती है। कंट्री में हमारी इक्विपमेंट भी नहीं है प्रॉपर चेकिंग के या टेस्टिंग के। और कमोबेश हम अगर ये बताएं कि इस देश में तो अभी तक जो टेस्ट की गति है वो ऊंट के मुंह में जीरे जैसी कहावत को चरितार्थ करती है। इस रेशियो पर भी अगर हम देखते हैं तो कोरोना एक आज की डेट में अनुमानतः लगभग 2.5 से 3 करोड़ का इन्फेक्शन दे चुकी है। तो कुल मिलाकर के जहां तक आप ये कॉम्परेटिवली जानना चाहते हैं स्वाइन फ्लू की और इसकी, तो स्वाइन फ्लू अपने समय में जब एक्टिव होता है, हर वायरस कुछ दिन जब एक्टिव रहता है तो घातक हो जाता है। और वही स्थिति इसके साथ कोरोना के साथ ये डेटोरेट होता जाएगा। और इसमें गवर्नमेंट की कोई प्रिकॉशन नहीं है, ये सेल्फ प्रिकॉशन होगी कि हम कितनी एहतियात बरत के इससे दूरी बना पाते हैं। अदरवाइज जो स्थितियां चल रही हैं, जो हमने देखा लॉकडाउन फेज में अहमदाबाद की क्राउड, बॉम्बे की क्राउड, नोएडा की क्राउड, बेंगलोर की क्राउड, और उसके साथ बिना किसी डिस्टेंस के या बिना किसी एक सुरक्षा के आदमी जो इधर उधर आ गया, कुत्ता जो इधर उधर गए, उससे संक्रमण फैला और फैलता रहेगा। तो ये आज के परिप्रेक्ष्य तो ज्यादा घातक हो गया है। जहां तक कि स्वाइन फ्लू की बात थी तो स्वाइन फ्लू में आदमी बहुत ज्यादा कंफाइंड हो जाता है कि भाई स्वाइन फ्लू है, और उसकी इस तरह से महामारी का रूप नहीं लिया था। आज की डेट में ये पेंडेमिक कितना घातक हो चुका है कि वर्ल्ड वाइड इसने अपने पैर पसार दिए हैं। हर आदमी संदिग्ध हो चुका है एक दूसरे की निगाह में। तो कुल मिलाकर के मेरा कहना यही है जी नीरज जी फिर हम आपके पास लौट करके आ रहे हैं। हम अनिल जी से समझना चाह रहे हैं, पूरे दर्शकों को समझाना चाह रहे हैं कि अनिल जी इस दिशा में क्या सोचते हैं। अनिल जी ये बताइए, जब अभी कह रहे हैं कि जांच हो ही नहीं रहा है और आरोग्य सेतु ऐप को आप जांच का एक तरीका बता रहे हैं, तो फिर हॉस्पिटल बंद करिए, आरोग्य सेतु ऐप को WHO से अप्रूव कराइए कि ये ही जांच का सबसे बेहतरीन तरीका है। WHO तो अप्रूव आपको कर नहीं रहा है, बिल गेट्स अप्रूव कर रहे हैं। तो बिल गेट्स से और इस आरोग्य सेतु ऐप का क्या संबंध है? बिल गेट्स इसको क्यों अप्रूव कर रहे हैं अनिल जी?
सरकार आरोग्य सेतु के माध्यम से पूरे देश जो भी लोग ऐप को लोड कर रहे हैं उनके डाटा को कलेक्ट कर रही है और इसका पूरी तरह से व्यवसायीकरण कर रही है। जैसा अभी नीरज साहब ने कहा है कि जो जांच का दायरा होना चाहिए वह नहीं हो रहा है। प्रधान सेवक जी कहते हैं, जब भी बोलते हैं अपने जुमले में कि 132 करोड़ 135 करोड़ इस देश की जनता का मैं प्रधान सेवक हूं। हमारा जहां तक मानना, मैं जहां से देख रहा हूं कि आज इस देश में 1 लाख पर डे कोरोना का चेकअप नहीं हो पा रहा है। जो हमारे संसाधन है, जो इस देश का संसाधन है और जो देश की आबादी है, जी ब्रिटेन है, तमाम देशों ने चेकअप किया है। उनके यहाँ जो परिस्थिति है, जो संख्या है, जो कोरोना संक्रमितों की संख्या है, अभी भारत में कायदे से डोर टू डोर चेकअप शुरू हो जाए और 1 लाख अगर पर डे चेकअप होगा, तो जो देश की आबादी है, चाहे वो नीरज साहब हूँ, चाहे वो डॉक्टर साहब हूँ, चाहे आप हूँ, चाहे मैं हूँ, तो मेरा नंबर 35 साल बाद आएगा। जी 35 से 37 साल बाद मेरा नंबर आएगा। इस देश की 135 जी करोड़ आबादी है और 135 करोड़ आबादी के बाद 1 लाख पर डे चेक होता है, तो अनिल सिंह राणा का जो नंबर आएगा वो 35 से 37 साल बाद आएगा। तो 35 से 37 साल बाद इस देश की परिस्थिति क्या होगी? तो निश्चित तौर पर सरकार पूरी तरह से फेल है और सरकार कहीं न कहीं उन्हीं लोगों को चेकअप कर रही है जिन पर उसे शंका है कि सर्दी जुकाम हो गया, ये बाहर से जो लोग आए हैं या बाहर से कहीं गए हैं, उन्हीं का चेकअप हो रहा। किसी मोहल्ले में, किसी जिले में, किसी गांव में, किसी प्रदेश में डोर टू डोर प्रदेश अभी देश सरकार चेक कराने की स्थिति में नहीं है। इसके पास कोई संसाधन नहीं है और ऐप को लोड करने से अगर कोरोना ठीक हो जा रहा है, कोरोना की जानकारी हो जा रही है, तो फिर इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है सरकार को? जैसा आपने जी कहा, जी उसी को अप्रूव करा लें, WHO से उसे अप्रूव करा लें और लोगों को छोड़ दें। जी लोग अपने अपने बायोडाटा में अपने घर पे देखें बैठ के हम कोरोना संक्रमित हैं कि नहीं है। सरकार भी उन्हीं के माध्यम से देखें। यार डाटा फीड करने से, मूर्ख बनाने से देश के लोगों को कोरोना ठीक हो जा रहा है। आवाज तो हमने देखा है यार, बिहार या कहीं जो लोग पूजा कर रहे हैं कि ये कोरोना माई है। अब हालात यहाँ तक आ गए हैं, किस परिस्थिति में इस देश को ले जाना चाहते हैं? कोई कोरोना माई करके उसका पूजा कर रहा है, तो कोई ऐप बना करके उसको दिशा देना चाह रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जी, प्रधान सेवक से ये लोग जो है इस देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं? निश्चित तौर पर इनकी एक सोची समझी का सिस्टम है, वे फेल हैं, पूरी तरह जी से ये जी फेल हैं। अब यह खोल करके लोगों का ध्यान इस तरफ से हटाना चाहते हैं और लोगों का ध्यान एकदम बिल्कुल तरह से किसी काम में सफल नहीं हुए हैं, तो इसी पर अपना घुमा फिरा करके ध्यान बेरोजगारी पे ना जाए, बेकारी पे ना जाए, भुखमरी पे ना जाए, किसी प्रकार की मांग ना रह जाए, तो कहीं कोरोना माई पे जी उलझा देंगे अनिल आपको और कहीं ऐप पर उलझा अनिल देंगे जी, फिर आपको। हम आपके पास, अनिल जी हम फिर आपके पास आते हैं। डॉक्टर दुर्गा प्रसाद जी, आपसे समझने की कोशिश करते हैं, दर्शकों को समझाने की कोशिश करते हैं। जब ये कहा गया कि इस सारी बीमारी से लड़ने की जो क्षमता है, वो आपके अंदर जो इम्यून कैपेसिटी है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता है, वही इससे लड़ पाएगी जब तक कोई वैक्सीन नहीं आ जाता। तो इसके लिए फिर पौष्टिक आहार की जरूरत पड़ेगी और जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए जा रहे हैं, बनाए गए हैं, उसमें पौष्टिक आहार तो छोड़िए, आहार भी प्रॉपरली नहीं मिल पा रहा है। तो ये क्या कोई रणनीति का हिस्सा है कि कुछ लोगों को जबरदस्ती कोरोना पॉजिटिव बता देना या उनको भूखे मार डालना? ये क्वारंटाइन सेंटर का क्या गेम है, डॉक्टर दुर्गा प्रसाद जी? राणे साहब, वो भी उनके व्यवसाय का एक हिस्सा है। उनके व्यवसाय का वो एक हिस्सा है। उस पर एक निश्चित धनराशि दी जाती है। जिनको क्वारंटाइन किया जा रहा है उनके लिए सरकार जिलों में एक निश्चित धनराशि भेज रही है और वो धनराशि प्रति व्यक्ति जो क्वारंटाइन है उसके नाश्ते पे, खाने पे, रहने पे कुल मिला जुला के 2500 रुपया से ज्यादा पर डे की धनराशि उस पे आवंटित की जा रही है और संबंधित व्यक्ति को एक नए पैसे का किसी भी प्रकार का कोई लाभ वहां क्वारंटीन सेंटर में नहीं दिया जा रहा है, बल्कि वो व्यक्ति अपने घर से खाना मंगा रहा है, नाश्ता मंगा रहा है और खा रहा है। अब ऐसी स्थिति में जो बात जहां से आपने शुरू की थी
कि कोरोना क्या है, व्यवसाय का एक जो आधार आपने बताया था, यहाँ भी सरकार कोरोना के संक्रमितों से व्यवसाय ही कर रही है। और इतना ही नहीं, ये जो श्रमिक ट्रेनें आई हैं, मैं आपको बता दूं, उसमें भी लगभग 2000 रुपया जब श्रमिक ट्रेन से व्यक्ति नीचे उतर रहा है, तो उसके जांच में, उसको खाद्य पदार्थ देने में, उसको खाना देने में, उसको बस से पहुंचाने में भी लगभग 2000 रुपए सरकार प्रति व्यक्ति दी जा रही है। इस नाते जितने श्रमिक ट्रेनें आई हैं और जितने लोग आए हैं, उनके हिसाब से जिलाधिकारियों को भुगतान किया गया है और उनको दिया क्या गया है, छोटा सा एक पैकेट का नाश्ता, एक छोटा सा पानी का बॉटल और एक मकई का भूजा दे करके उनको बैठा दिया गया कि अपने अपने घर जाइए। तो क्वारंटीन सेंटर में जो लोग हैं या जो लोग श्रमिक वहां से आए हैं, इन दोनों लोगों के नाम पर एक बहुत तगड़ा खेल व्यवसाय खेला जा रहा है और इसकी धनराशि जिले से लेके प्रदेश और देश तक बंट रही है। और जो भी पैसे कोरोना के संक्रमण के संबंध में अलर्ट हो रहे हैं, उसका बंदरबाट बहुत ही बेहतरीन तरीके से नीचे से ऊपर तक हो रहा है। उसका कोई एडवांटेज व्यक्ति को जो कोरोना संक्रमित है या समाज के वीकर सेक्शन को, जिनको पौष्टिक आहार आप कह रहे हैं मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा। वो पौष्टिक आहार तब मिलता जब हर व्यक्ति के खाते में इतना पैसा दे दिया जाता कि वो मार्केट में जाता, अपने स्वास्थ्य से संबंधित कोई सामान खरीदता, खाता और उसका जो सिस्टम है वो ज्यादा मजबूत होता, तो कोरोना से लड़ने की क्षमता पाता। अब देख लीजिए, आपके कोरोना संक्रमित व्यक्ति जो क्वारंटीन किए गए थे, बहुत सारे लोग क्वारंटीन सेंटर से निकल के भाग रहे हैं। कितने लोग तो इसलिए भाग जा रहे हैं कि उनको कुछ न तो खाने की व्यवस्था मिलती है, न तो कुछ करने की व्यवस्था मिलती है। हमारे वहां विद्यालय पर मैं एक उदाहरण दे दूं आपको 1 मिनट के अंदर। 3 लोग फॉरेन से आए और उनको विद्यालय में क्वारंटीन कर दिया गया। समाज में कितनी नफरत घोल दी गई है। वो बेचारे अगर जंगले से निकल करके देखते थे बाहर, तो बाहर से कुछ लोग डंडा लेके बैठे रहते थे कि बाहर देखो, नहीं तो संक्रमण फैल जाएगा। गाली देते थे उसको, जो क्वारंटीन सेंटर में लोग हैं। आज ही आकर के उन सबों ने क्वारंटीन सेंटर से निकल करके भाग गए, अपने अपने घर चले गए कि जब हमको यहाँ भी मरना है तो अपने घर में मरेंगे, खा पी के मरेंगे। तो इतनी दूरी बढ़ा दी है सरकार ने, इतना डर पैदा कर दिया है कि उसको एक तरह से समाज से काट के अलग कर दिया गया। अब जिसको भी बुखार परिवार में हो रहा है तो परिवार के लोग ही उसको किनारे कर दे रहे हैं कि कहीं इसको कोरोना न हो गया हो। तो ये भय पैदा करके और सरकार खाली व्यवसाय कर रही है इन कोरोना मरीजों के नाम पर, और इसका बंदरमाट जिले से लेके अब तो प्रधानों से भी बात करिए, कोटेदारों से बात करिए। लेखपाल की बात है, उसमें जो कोरोना सेंटर से क्वारंटाइन होके बाहर जाएगा उसको लगभग 20 किलो गेहूं, कितना आटा, कितना चना मिलना है, वो कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। वो सारा पैसा बंदरबाट किया जा रहा है। तो राणे साहब, ये कोरोना से लड़ाई नहीं चल रही है, बल्कि कोरोना के नाम पर बहुत ही जबरदस्त व्यवसाय हो रहा है। और ऐसा व्यवसाय हो रहा है कि आप आने वाले दिनों में अगर इसकी जांच हुई, तो जिस तरह से नोटबंदी की भविष्य में कभी जांच होगी तो शायद विश्व का सबसे बड़ा घोटाला होगा, ठीक उसी तरह से कोरोना के जो फंड आ रहे हैं और उसकी जो बंदरबांट हो रही है, कभी इसकी इंक्वायरी हो गई तो आपको समझ में आएगा कि ये भी देश का बहुत बड़ा घोटाला साबित होगा। इस कोरोना के नाम पर सरकार खूब व्यवसाय कर रही है और लोगों को इसका कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। जी, कोरोना के नाम पे सरकार पूरी तरह से व्यवसाय कर रही है, व्यवसाय को ही आगे बढ़ा रही है, अपने व्यवसाय पे ही ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। एक अगर आंकड़े उठा करके देखें तो उस आंकड़े के मुताबिक भारत भूमि पे जो एनसीआरबी की रिपोर्ट है उसके मुताबिक 7,500 लोग प्रतिदिन भूख से मर जाते हैं। और इस हिसाब से देखा जाए तो प्रतिवर्ष तकरीबन 32 से 35 लाख लोगों की भूख से मौत होती है। कार्डियोवास्कुलर से भी काफी मौतें हमारे यहाँ होती है, करीब 11 लाख के आसपास मौतें होती है। ट्यूबरक्लोसिस से 1283 मौतें प्रतिदिन होती है। बहुत सारे ऐसे रेस्पिरेटरी डिजीजेज हैं जिससे बहुत सारी मौतें होती हैं। तो अगर ये देख लिया जाए, आज आपका 75 दिन होने जा रहा है लॉकडाउन, 75 दिन में अगर केवल 10,000 लोगों की
मौत कोरोना से हुई है, तो 75 दिन में भूख से कितने लोगों की मौत हुई है, रेस्पिरेटरी डिजीजेस से कितने लोगों की मौत हुई है, कार्डियोवास्कुलर से कितने लोगों की मौत हुई है। हमने एक आंकड़े के मुताबिक ये देखा गया है कि करीब हर साल 1,18,00,000 के आसपास लोगों की तमाम बीमारियों से मौतें हो जाती हैं। तो क्या इस कोरोना ने उन बीमारियों पे पाबंदी लगा दी? अगर कोरोना ने उन बीमारियों से उन मौतों पे पाबंदी लगा दी तो कोरोना का तो फिर स्वागत करना चाहिए। और इसके अलावा उनके आंकड़े आप उपलब्ध नहीं कर पा रहे हैं। जिन लोगों को इस समय बहुत ही इमरजेंसी थी, आईसीयू की जरूरत थी, ऑपरेशन की जरूरत थी और हॉस्पिटल ने उनको भगा दिया है, भगाने के बाद उनकी मौतें हुई है, वो आंकड़े अगर उठा करके देखे जाएं तो इस 75 दिन में करोड़ों मौतों से ऊपर की मौतें हुई होंगी। और जिस तरह से आप आरोग्य सेतु को हर जगह कंपलसरी बना रहे हैं, इससे ये लगता है कि चूंकि आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने का जिससे एग्रीमेंट किया गया होगा, एग्रीमेंट के मुताबिक आपकी कंसाइनमेंट डिलीवरी प्रॉपरली नहीं हो पा रही थी। और जब लॉकडाउन था तो लॉकडाउन में कोई आपका आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड नहीं करना चाहता था, जिसकी वजह से आपने अनलॉक 1 शुरू किया है। अब अनलॉक, पहले लॉकडाउन, अब अनलॉक 1 शुरू किया है। तो इससे ये लगता है कि जो आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग अंडर टेबल जो एमयू हुआ होगा, म्यूचुअल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, उसके मुताबिक जो डिलीवरी आपको करनी थी आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कराने की, वो डिलीवरी आप प्रॉपरली नहीं कर पाए। इसलिए सारी दुकानें आप खोल रहे हैं, सारे बिग बाजार खोल रहे हैं, सारे स्मार्ट सिटीज बनाने की तो कल्पना दूर की रही है, सब खोल करके आप मजबूर जो कर रहे हैं आरोग्य सेतु ऐप को। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कंसाइनमेंट आपको डिलीवर करने की जो इच्छा है और वो इच्छा पूरी नहीं हो पा रही थी, इसको ध्यान में रखते हुए ये कर रहे हैं। और दूसरा पॉइंट जो बार बार ये आ रहा कि सैनिटाइजर क्या लगाने से वायरस नहीं आता है, दूसरा आपके मास्क लगा करके चलने से वायरस नहीं आता है, पीपीई किट यूज करने से वायरस नहीं आता है। यदि इनके बावजूद भी लोग वायरस से प्रभावित हो रहे हैं तो इसका मतलब 2 ही चीज समझ में आती है, या तो पीपीई किट की हॉस्पिटल में उपलब्धता नहीं है, या तो सैनिटाइजर की प्रॉपर उपलब्धता नहीं है, या N95 मास्क की उपलब्धता नहीं है। अगर ये उपलब्धता होती तो डॉक्टर प्रभावित नहीं होते, और डॉक्टर प्रभावित इसके बावजूद भी हो रहे हैं, तो फिर इसकी उपयोगिता क्या है, ये पूरी दुनिया के दर्शक समझना चाहते हैं। पैनलिस्टों ने अपनी राय साफ कर दी है कि सरकार कोरोना महामारी से लड़ने की कोशिश नहीं कर रही है। अगर कोरोना महामारी से लड़ने की कोशिश करती तो पैंडेमिक एक्ट बनाने की इसके जरूरत नहीं थी, जबकि ऑलरेडी हमारे यहाँ एपिडेमिक एक्ट पड़ा था, उसके अनुसार काम हो सकता था। तो पैंडेमिक एक्ट 2020 बना करके कठोर करने की जरूरत नहीं थी। उसके तहत जिसको जब आप दबाना चाहें, कोई आदमी आपके काम पे, आपके कारनामे पे, आपके चरित्र पे, आपके व्यवहार पे, आपके रणनीति पे, आपके डिलीवरी पे, जो ग्राउंड लेवल पे डिलीवरी नहीं हो पा रही, उस पे प्रश्न लगाए तो आप आपको पैंडेमिक एक्ट 2020 में डाल देना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये लगता है कि लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली से नहीं, बल्कि आप डिक्टेटरशिप के जरिए इस कोरोना महामारी आप बताते हैं, लेकिन इसको व्यवसायिक आपकी यारी है। उसी दिशा में ईमानदारी से आप आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया के सभी दर्शकों का एक बार हमसे जुड़ने के लिए, वॉइस ऑफ मानवता से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने सभी पैनलिस्टों का हम वॉइस ऑफ मानवता धन्यवाद करता है। दुनिया के दर्शकों को, पैनलिस्टों को, सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, तब्बा खैर, जय भीम, नमो बुद्धाय और गुड डे।